प्रोग्राम टू चेक एंटर्ड नंबर इज इवन और ओड। तो इस प्रोग्राम में हम लोग चेक करेंगे अगर आपने कीबोर्ड के थ्रू कोई नंबर रीड किया है तो इवन है या ओड है। तो इसके लिए हमें एक इनपुट स्टेटमेंट चाहिए जिसमें हम लोग उस नंबर को जिसके थ्रू हम उस नंबर को रीड करेंगे और एक लॉजिक लगाएंगे विद द यूज़ ऑफ इफ स्टेटमेंट कि नंबर को हम 2 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर 2 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 हो जाता है तो वो नंबर इवन रहेगा, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं रहता 1 हो जाता है 1 रहता आता है तो नंबर वो ओड होगा। तो प्रोग्राम को शुरू करते हैं। मैं कमेंट स्टेटमेंट दे देता हूँ शुरू में, प्रोग्राम टू चेक एंटर्ड नंबर इज इवन और ओड। ठीक है, तो सबसे पहले एक प्रिंट स्टेटमेंट देंगे जिसमें हम लोग एक मैसेज प्रिंट करेंगे, एंटर द नंबर। उसके बाद एक इनपुट स्टेटमेंट दे रही है जिसके थ्रू हम उस नंबर को रीड करेंगे। तो एक वेरिएबल ले लेते हैं, n ले लेते हैं, n इज इक्वल टू, क्योंकि नंबर हमने इंट लेना है, इंटीजर टाइप लेना है, तो इनपुट स्टेटमेंट के थ्रू n की वैल्यू रीड होगी। अब n की वैल्यू रीड हो चुकी है। अब इसके बाद हम लॉजिक लगाएंगे कि n की वैल्यू को हम लोग टेस्ट करेंगे। तो हम इफ के अंदर ही टेस्ट कर लेते हैं इसको, इफ n mod 2 equals to 0 तो क्या होगा, नंबर क्या होना चाहिए हमारा इवन। अगर ऐसा नहीं है तो नंबर क्या रहेगा ऑड। तो हम इसमें एक प्रिंट स्टेटमेंट दे देते हैं, प्रिंट नंबर इज इवन एल्स and number is odd। बस इतना ही है ये प्रोग्राम। तो आप फिर से एक बार देखो, शुरू में हमने दिया है प्रिंट स्टेटमेंट दिया है जिसके थ्रू हम एक मैसेज प्रिंट कर रहे हैं कि ताकि यूज़र को जो प्रोग्राम को रन करेगा उसे क्लियर हो कि इनपुट हमारा इनपुट देने का टाइम है, हमने क्या इनपुट देना है, नंबर इनपुट करना है या कुछ कैरेक्टर इनपुट करना है। तो ये आउटपुट के लिए आउटपुट स्टेटमेंट क्या करेगी, एक प्रोग्राम को यूज़र फ्रेंडली बनाएगी। तो उसके बाद हमने इनपुट स्टेटमेंट दिया है जिसके थ्रू हमारा n की जो वैल्यू है वो रीड होती है, n इज इक्वल टू इंट इनपुट। उसके बाद हमने n की वैल्यू को टेस्ट किया है, इफ n mod 2 इज इक्वल टू 0। सपोज n की वैल्यू आपने 6 सप्लाई की है तो यहाँ पे क्या होगा 6 mod 2, यानी 6 को अगर 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आने वाला है 0 आने वाला है। तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो क्या मैसेज प्रिंट होगा, नंबर इज इवन। ठीक है, और अगर मान लो आपने कोई ऑड वैल्यू रीड किया, सपोज आपने 7 रीड किया है तो 7 को अगर 2 से डिवाइड करिए तो रिमाइंडर क्या आएगा 1। तो उस केस में इफ की जो कंडीशन है ये ट्रू इवेल्युएट नहीं होगी तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम का, तो नंबर इज ऑड। तो इस तरह से आपका ये प्रोग्राम वर्क करेगा। इसमें भी आपने ध्यान देना है, इफ और एल्स के जो ब्लॉक हैं उसमें इंडेंटेशन का आपने बहुत ध्यान रखना है। अगर आपने प्रिंट को इंटेंडेड स्पेस पे नहीं दिया दोनों ही इफ और एल्स के ब्लॉक्स को, तो प्रोग्राम के लॉजिक में प्रोग्राम का लॉजिक है जो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो आगे हम देखते हैं इस प्रोग्राम को एक बार पाइथन के कंपाइलर के थ्रू रन करके भी देख लेते हैं। तो इस प्रोग्राम को अब हम लोग कंपाइलर में करके देखते हैं, एक बार रन करके देखते हैं आउटपुट को चेक करने के लिए। तो उसी तरह से मैं फिर से एक बार कमेंट स्टेटमेंट दे देता हूँ, प्रोग्राम चेक एंटर्ड नंबर इज इवन और ओड। ठीक है, अब इनपुट स्टेटमेंट दे देते हैं। उसके पहले एक प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट एंटर द नंबर। उसके बाद एक इनपुट स्टेटमेंट n इज इक्वल टू इंट n की वैल्यू को रीड करने के लिए है ये। अब एक इफ स्टेटमेंट, इफ n mod 2 equals to 0
print number is even, else print number is out। ये प्रोग्राम हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसको हम सेव कर लेते हैं और रन करके इसका लॉजिक टेस्ट करते हैं एक बार। सेव, कोई भी आप नाम रख सकते हो। अब इसको हम लोग रन करेंगे। रन मॉड्यूल, देखो स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है एंटर द नंबर। तो ये मैसेज हमने इसको यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए दिया था। तो यहाँ पे हम नंबर ले लेते हैं जिसका हमें पता ही है। मान लो सपोज हमने 6 दिया, तो इसको चेक करेगा प्रोग्राम का लॉजिक, ये नंबर इवन है या नंबर ओड है। तो हमें पता ही है 6 है जो इवन है, तो प्रोग्राम के लॉजिक के हिसाब से भी आंसर यही आ रहा है। इसको एक बार और रन करते हैं। और नंबर के लिए एंटर द नंबर, सपोज मैंने नंबर 5 इनपुट किया, तो आपने देखा कि हमारा जो आंसर है वो क्या रिटर्न हो रहा है, आउटपुट क्या आ रहा है, नंबर इज ऑड। तो इस तरह से आप कोई भी नंबर जो इनपुट करेंगे उसको आप चेक कर सकते हैं। इस पाइथन प्रोग्रामिंग के इस वीडियो में हम लोग आज एक पाइथन का नया प्रोग्राम करेंगे। ग्रेटर आउट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर अगर आप इनपुट करते हैं तो उनमें से ग्रेटर नंबर कौन सा है। तो इस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको 2 वेरिएबल्स चाहिए इनपुट के लिए। सपोज एक वेरिएबल ए चाहिए और एक वेरिएबल बी चाहिए। तो उन दोनों वेरिएबल्स को हम पाइथन के इनपुट स्टेटमेंट से उनकी वैल्यू रीड करेंगे, कीबोर्ड के थ्रू वैल्यूज इनपुट करेंगे और कंपेयर करेंगे विद द यूज़ ऑफ इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में ही हम एक्सप्रेशन देंगे, एक रिलेशनल एक्सप्रेशन देंगे कि वो एक्सप्रेशन ट्रू है या फॉल्स है। उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि नंबर जो फर्स्ट नंबर है वो ग्रेटर है या सेकंड नंबर ग्रेटर है। तो इस प्रोग्राम को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक प्रिंट मैसेज सप्लाई करेंगे जिसमें हम लोग लिखेंगे कि आप एक यूज़र फ्रेंडली मैसेज लिखेंगे कि एंटर 2 नंबर्स। ये मैसेज क्या करेगा कि आपके यूज़र को जब वो प्रोग्राम को रन करेगा तो स्क्रीन ब्लैंक आने की बजाय एक मैसेज आ जाएगा एंटर 2 नंबर्स। उसके बाद फर्स्ट नंबर को रीड करने के लिए हम पाइथन का इनपुट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, a इज़ इक्वल टू इंट इनपुट। और उसके बाद सेकंड नंबर को रीड करने के लिए एक वेरिएबल b ले रहे हैं हम लोग, उसको भी हमने इनपुट कर लिया। तो a और b रन टाइम पे वैल्यूज़ लेंगे, जो भी आप वैल्यूज सप्लाई करोगे। उसके बाद हमने एक इफ़ स्टेटमेंट लिया है। इफ़ में हमने एक एक्सप्रेशन दे दिया जो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो हमने लिखा इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b। तो a और b की वैल्यू के अकॉर्डिंग ही ये एक्सप्रेशन ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू होता है तो इफ़ की बॉडी के अंदर हमने दे दिया है a इज़ ग्रेटर, और साथ में हमने एक एल्स लगा दिया है और एल्स की बॉडी में हमने दे दिया है प्रिंट b इज़ ग्रेटर। तो अब a और b की जो वैल्यू है ये डिसाइड करेगी कि दोनों में से आउटपुट कौन सी रहने वाली है। तो सपोज a की वैल्यू आप 5 इनपुट करते हो और b की वैल्यू आप 10 इनपुट करते हो, तो उस केस में जो इफ़ स्टेटमेंट है वो फॉल्स इवेल्युएट होगा। तो जब भी इफ़ फॉल्स इवेल्युएट होता है तो एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। तो इस केस में क्या आंसर आ जाएगा आपका b इज़ ग्रेटर। पाइथन में आपको ध्यान देना है कि ब्लॉक इंडिकेशन के लिए इसमें कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ नहीं होती हैं। तो इसमें हमने इफ़ की बॉडी के अंदर जो प्रिंट दिया है a इज़ ग्रेटर, तो इसको कुछ स्पेसिस के बाद टाइप किया है। ऐसे ही एल्स के अंदर जो स्पेस है उसको कुछ स्पेसिस के बाद टाइप किया है प्रिंट b इज़ ग्रेटर को। तो आपको इन स्पेसिस का ध्यान रखना है। अगर आप ये स्पेस नहीं दोगे तो ये पार्ट इफ़ के अंदर या एल्स के अंदर नहीं माना जाएगा। तो आपका इंडेंटेशन पाइथन में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको कभी भी इफ़ का ब्लॉक इंडिकेट करना है, एल्स का करना है, किसी लूप का करना है, तो आपको इंडेंटेशन का ध्यान रखना है। अब आगे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं लैब इम्प्लीमेंटेशन। तो लैब इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग देखेंगे कि इस प्रोग्राम को हम पाइथन के एडिटर में टाइप करेंगे और रन करके आउटपुट को चेक करेंगे। तो हम लोग पाइथन का एडिटर ओपन कर लेते हैं और उसमें इस प्रोग्राम को
एक बार दोबारा से टाइप करेंगे और इनपुट सप्लाई करेंगे और आउटपुट को चेक। जैसे प्रोग्राम के थ्रू। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, एक इनपुट स्टेटमेंट दे देंगे। एंटर नंबर इनपुट से पहले, उसके बाद इनपुट स्टेटमेंट देंगे नंबर को रीड करने के लिए। मैंने n एक वेरिएबल ले लिया है और एक इनपुट स्टेटमेंट देंगे n की वैल्यू को रीड करने के लिए। n वो नंबर है जिसको हमें चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। उसके बाद हम एक वेरिएबल लेंगे, क्योंकि ये काम हमें क्या करना है, लॉजिक क्या लगाना है कि जिस भी नंबर को आप चेक करोगे 2 से लेके उस नंबर से एक नंबर कम तक सभी नंबर से उसको डिवाइड करके देखोगे और रिमाइंडर को चेक करोगे, रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। सपोज हम 13 की बात करें
कि 13 आपको चेक कर रहे हैं कि ये प्राइम है या नहीं है, तो 13 को आप हर एक नंबर से डिवाइड करोगे, 2 से लेके 13 माइनस 1 यानी कि 12 तक हर एक नंबर से डिवाइड करोगे। अगर ये किसी कहीं पे भी कंप्लीटली डिवाइड कर देता है तो उस केस में क्या रहेगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 कभी भी नहीं होता तो इसका मतलब ये क्या प्रूफ करेगा कि 13 हमारा प्राइम नंबर है। तो हम शुरू करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं i, जिसकी वैल्यू हम 2 से शुरू करेंगे, क्योंकि 1 से नहीं डिवाइड करके देखना, 2 से n-1 तक n को हम हर एक नंबर से डिवाइड करके देखेंगे। उसके बाद एक वेरिएबल ले लेंगे हम लोग, फ्लैग वेरिएबल, जिसको हम सेट या रीसेट करेंगे। तो इनिशियली मैंने इसको 0 सेट कर दिया, इनिशियल वैल्यू इसकी हमने 0 ले ली है। अगर कोई चेंज करना होगा तो इसकी वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। फ्लैग। अब एक वाइल लूप लगाएंगे, वाइल i इज लेस देन और इक्वल टू n-1। n-1 क्यों लिया है, एग्जाम्पल में कहा था आपको 13 है तो अप टू 12 ही हमें इस पे आगे जाना है। तो वाइल लिखा हमने, वाइल के अंदर इंटरडिक्ट स्पेस टू स्पेस छोड़ने के बाद आपको प्रोग्राम का लॉजिक जो है वो लगाना है। उसके लॉजिक में क्या करना है, हमने नंबर को डिवाइड करना है, यानी कि n को i की हर एक वैल्यू के साथ डिवाइड करना है और चेक करना है कि रिमाइंडर 0 हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इफ के अंदर करेंगे ये काम, इफ n mod i इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर ये हो जाता है तो क्या होगा, अभी आगे जैसे मान लो शुरू में ही हो जाता है, सपोज आप 12 को चेक कर रहे हो तो ये 2 के केस में ही डिवाइड हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, पहले तो फ्लैग को, हमारा जो फ्लैग वेरिएबल है इसको 1 सेट कर देना है, फ्लैग इज इक्वल टू 1। या फ्लैग का कुछ भी मीनिंग नहीं है, आप फ्लैग की जगह एफ वर्ड भी दे सकते हो, एक्स वाई जेड कुछ मर्जी वेरिएबल नेम दे सकते हो, लेकिन ये सेट रीसेट को इंडिकेट कर रहा है इसलिए हमने इस वेरिएबल का नाम फ्लैग रख दिया है। तो अभी इसके बाद, क्योंकि अगर ये एक बार सेट हो जाता है, यानी कि अगर मान लो 12 को ही चेक करें कि 12 प्राइम है या नहीं है, अगर वो 2 से डिवाइड हो जाता है तो 3 से उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लूप को क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, ये आगे हमारा जो वाइल लूप है वो इटरेट ना हो। लेकिन अगर नहीं होता तो हमें वाइल लूप को आगे बढ़ाना है, तो हमें क्या करना है, i इज इक्वल टू i+1 कर देना है। इससे क्या होगा, i की सभी वैल्यूज के लिए ये लूप बॉडी एग्जीक्यूट होगी, चाहे लूप नॉर्मली एग्जिट हो या एबनॉर्मली एग्जिट हो। हमें क्या करना है, फ्लैग को चेक करना है, वाइल के बाहर आके हमें लिखना है इफ फ्लैग इज इक्वल टू 0। अगर फ्लैग 0 रह गया है तो इसका मतलब क्या है, नंबर प्राइम नंबर है, नंबर इज प्राइम, एल्स प्रिंट नंबर इज नॉट प्राइम। ठीक है, ये लॉजिक था प्रोग्राम का, एक बार मैं रिवाइज कराता हूं आपको। यहां पे हमने एक नंबर रीड किया है n इनपुट स्टेटमेंट से, उसके बाद हमने एक लूप काउंटर के लिए i वेरिएबल लिया जिसको हमने 2 से इनिशियलाइज किया है और उसको n-1 तक हम लोग चलाएंगे लूप को विद द इंक्रीमेंट ऑफ 1, एक का इंक्रीमेंट देकर। अब क्या है कि हमारा जो वेरिएबल है n है, इसको हम 2 से लेके n-1 तक सभी नंबरों से डिवाइड करके देखेंगे, सभी नेचुरल नंबर से डिवाइड करके देखेंगे। अगर ये कभी भी डिवाइड नहीं होता तो क्या होएगा, फ्लैग की वैल्यू 0 ही रह जाएगी। फ्लैग की वैल्यू अगर 0 ही रह जाती है तो नंबर क्या है, प्राइम है। अगर ये कभी भी डिवाइड हो गया, जैसे 13 के केस में ये कभी डिवाइड नहीं होगा, 12 है, 10 है, 16 है, तो ये डिवाइड जरूर होगा, तो उस केस में क्या होगा, फ्लैग 1 हो जाएगा। अगर फ्लैग 0 नहीं है तो फ्लैग 1 है, तो उस केस में क्या है, नंबर इज। हाय, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो ऑफ पाइथन के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पाइथन में हम सिंपल से जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं वो कैसे लिख सकते हैं। बेसिक प्रोग्रामिंग देखेंगे पाइथन की, जिससे हम पाइथन का प्रोग्राम स्ट्रक्चर भी क्लियर हो जाएगा और हमारी प्रोग्रामिंग की शुरुआत भी हो जाएगी। पाइथन में हम लोग एक प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं, तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग कुछ बेसिक प्रोग्राम करेंगे, जैसे एरिया ऑफ सर्कल,
या एरिया ऑफ ट्रायंगल या इस तरह के जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, 3 या 4 प्रोग्राम्स की मैं आपको कलेक्शन दूंगा। तो आप वीडियो में बने रहिए और देखते हैं अब आगे। तो न्यू फाइल लेंगे, एक प्रोग्राम में टाइप करता हूँ। सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल का हम एक प्रोग्राम लिख लेते हैं। तो इसको प्रोग्राम के स्टेटमेंट को मैं कमेंट कर देता हूँ। शुरू में हम लोग लिख देते हैं प्रोग्राम के स्टेटमेंट। सबसे पहले हमें रेडियस लेना है। रेडियस के लिए मैंने एक r वेरिएबल ले लिया। इनिशियल वैल्यू हमने 2 दे दिया इसको, ठीक है। क्योंकि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, अभी हमें पाइथन की इनपुट स्टेटमेंट के बारे में नहीं पता, तो हम अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में हम असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से ही वेरिएबल को वैल्यूज़ देंगे। आने वाले वीडियोज़ में आप लोग देखेंगे कि हम पाइथन में इनपुट स्टेटमेंट ही लिखी है, कोई प्रोग्राम का स्टार्टिंग नहीं दिया है। प्रोग्राम के शुरू में बस हमने एक कमेंट लिखा है, प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल। उसके बाद रेडियस के लिए r वेरिएबल ले लिया है, इसको हमने इनिशियल वैल्यू 2 दी है। फिर फार्मूला लिख दिया है एरिया इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर और वैल्यू को प्रिंट कर दिया। एक प्रोग्राम था एरिया ऑफ सर्कल, में हमें एरिया ऑफ सर्कल का एक प्रोग्राम करना हो वो हम लोग कैसे लिख सकते हैं। इसी तरह से मैं एक न्यू प्रोग्राम और ले लेता हूँ जिसमें हम कोई कंट्रोल स्टेटमेंट नहीं यूज़ करेंगे, सिंपल सा एक प्रोग्राम लिखेंगे। प्रोग्राम हम टाइम पीरियड हमने ले लिया सपोज 4 ईयर्स के लिए। फॉर्मूला लगाएंगे एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। आपने देखा है कि पिछले प्रोग्राम में भी और इसमें भी हमने 3 वेरिएबल्स इसमें यूज़ किए हैं और 4 मतलब जिसमें जो हमने इनपुट के लिए किए हैं। ऐसा ही हमने एक वेरिएबल लिया है जो आउटपुट के लिए लिया है। तो हमने इनमें से किसी भी वेरिएबल को कोई वेरिएबल को कोई डाटा टाइप असाइन नहीं की है। पाइथन में आप जैसी वैल्यूज वेरिएबल को असाइन करते हो उसकी डाटा टाइप वैसे ही कंसिडर हो जाती है। प्रोग्राम को इसको सेव कर लेते हैं। temp2 के नाम से मैंने इसको आप पाइथन में छोटे छोटे से कोई भी थर्ड वेरिएबल ले लेते हैं। temp इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b
b is equal to 10 और तो आउटपुट में आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट मैंने a की वैल्यू प्रिंट की थी, a की वैल्यू 10 से 20 हो गई थी और b की वैल्यू 20 से 10 हो गई थी। प्रोग्राम और कंसिडर करते हैं जो यूजली फर्स्ट प्रोग्राम माना जाता है ज़्यादातर प्रोग्रामिंग सिखाते वक्त कि हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम हमें कैसे लिखना है। तो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम इन पाइथन हम लोग कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग एक कमेंट लिख देते हैं पाइथन प्रोग्राम में कुछ भी खास नहीं है, बस एक प्रिंट स्टेटमेंट लगानी है आपको। प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे, प्रिंट के अंदर आपको ये स्ट्रिंग लिख देना है। इस तरह से इस छोटे से वीडियो में हम लोगों ने 4 प्रोग्राम्स देखे हैं, लिख के देखे हैं कि पाइथन में आप एक स्मॉल बेसिक प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हो, बेसिक कोडिंग कैसे कर सकते हैं। बेसिक्स क्लियर होने के बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे। पाइथन में आगे और भी बहुत कुछ है प्रोग्रामिंग में, तो ये मैंने अभी उतना ही बताया जितना आप लोगों को जैसे सी लैंग्वेज आप सीखते हैं या और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं, तो एक जस्ट स्टार्ट देने के लिए ताकि आपको वेरिएबल्स यूज़ करने आ जाएं। प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। इस प्रोग्राम में हम लोग पहले जो 10 नेचुरल नंबर्स हैं यानी 1 to 10 को प्रिंट करके देखेंगे। तो ये पाइथन का प्रोग्राम है। इसमें हम पाइथन के अवेलेबल लूप में से एक लूप यूज़ करेंगे, क्योंकि जब भी कोई चीज़ रिपीट हो रही होती है किसी भी प्रोग्राम में तो हम लोग लूप्स को यूज़। तो प्रोग्राम को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक मेंट स्टेटमेंट दे देंगे प्रोग्राम के स्टेटमेंट के लिए। प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो ये कमेंट्स क्यों ज़रूरी होते हैं? प्रोग्राम की इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन के लिए अबाउट द प्रोग्राम होता है ये। तो कमेंट का जो पार्ट है ये एग्जीक्यूट नहीं होता। तो हम शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। सबसे पहले हम एक मैसेज प्रिंट करेंगे, प्रिंट एंटर। इसमें इनपुट नहीं लेने वाले, हमारा नंबर फर्स्ट 10 ही करने। अगर आपको फर्स्ट n नेचुरल नंबर करना होता तो आप यहाँ पे इनपुट दे सकते थे। हम डायरेक्टली शुरू करते हैं इसको प्रोग्राम को। सबसे पहले हमें एक वेरिएबल चाहिए जिसको हम नेचुरल नंबर प्रिंट करने के लिए यूज़ करेंगे। उसकी इनिशियल वैल्यू हमने 1 ले ली है। इसके बाद हम एक वाइल लूप लगाएंगे। वाइल I is less than or equal to 10, print I, उसके बाद I is equal to I plus 1। बस इतना ही लॉजिक है इसका कि I की इनिशियल वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। और जब तक ये 10 नहीं होती लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती रहेगी। लूप की बॉडी में क्या किया हमने, i की वैल्यू को प्रिंट किया और उसके बाद उसको इंक्रीमेंट किया है। तो i की इनिशियल वैल्यू 1 है, तो 1 इज लेस देन 10 कंडीशन ट्रू है, तो फिर i की वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगी। फिर 1 से वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर टेस्ट होगा 2 इज लेस देन 10, तो कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो लूप बॉडी में प्रोग्राम का कंट्रोल फिर से एंटर होगा, फिर वैल्यू को 2 को प्रिंट करेगा। इस तरह से जब तक 10 वैल्यूज प्रिंट नहीं हो जाती हैं ये प्रोग्राम का जो लूप की जो बॉडी है वो बार बार एग्जीक्यूट होती रहेगी। अब इसको हम एक बार पाइथन के कंपाइलर पे भी रन करके देख लेते हैं इसका आउटपुट क्या आने वाला है, ये लॉजिक वर्क करता है या नहीं करता।
तो शुरू करते हैं प्रोग्राम। सबसे पहले वही हमारा कमेंट स्टेटमेंट, प्रोग्राम प्रिंट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। सिंपली आपको एक वेरिएबल लेने है, उसको इनिशियलाइज करना है 1, फिर उसके बाद while i less than or equal to 10 प्रिंट i और i is equal to i plus 1। बस इतना ही है। इसको अब सेव कर लेते हैं हम लोग। सेव फर्स्ट 10 के नाम से मैं सेव कर देता हूँ इसको। सेव और इसको अब रन करके देखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे फर्स्ट 10 जो नेचुरल नंबर्स हैं वो प्रिंट हो गए हैं। प्रोग्राम को थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट 5 चाहिए तो आप 10 की जगह पे यहाँ क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। हाय, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो ऑफ पाइथन। पाइथन के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पाइथन में हम सिंपल से जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं वो कैसे लिख सकते हैं। बेसिक प्रोग्रामिंग देखेंगे पाइथन की, जिससे हम पाइथन का प्रोग्राम स्ट्रक्चर भी क्लियर हो जाएगा और हमारी प्रोग्रामिंग की शुरुआत भी हो जाएगी। पाइथन में हम लोग एक प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग कुछ बेसिक प्रोग्राम करेंगे, जैसे एरिया ऑफ सर्कल या एरिया ऑफ ट्रायंगल या इस तरह के जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं। 3 या 4 प्रोग्राम्स की मैं आपको कलेक्शन दूंगा, तो आप वीडियो में बने रहिए और देखते हैं आगे। तो न्यू फाइल लेंगे, एक प्रोग्राम में टाइप करता हूँ। सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल का हम एक प्रोग्राम लिख लेते हैं। तो इसको प्रोग्राम के स्टेटमेंट को मैं कमेंट कर देता हूँ। शुरू में हम लोग लिख देते हैं प्रोग्राम के स्टेटमेंट। सबसे पहले हमें रेडियस लेना है। रेडियस के लिए मैंने एक r वेरिएबल ले लिया। इनिशियल वैल्यू हमने 2 दे दिया इसको, ठीक है। क्योंकि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, अभी हमें पाइथन की इनपुट स्टेटमेंट के बारे में नहीं पता, तो हम अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में हम असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से ही वेरिएबल को वैल्यूज़ देंगे। आने वाले वीडियोज़ में आप लोग देखेंगे कि हम पाइथन में इनपुट स्टेटमेंट लिखी है, कोई प्रोग्राम का स्टार्टिंग नहीं दिया है। प्रोग्राम के शुरू में बस हमने एक कमेंट लिखा है, प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल। उसके बाद रेडियस के लिए r वेरिएबल ले लिया है, इसको हमने इनिशियल वैल्यू 2 दी है। फिर फार्मूला लिख दिया है एरिया इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर और वैल्यू को प्रिंट कर दिया। एक प्रोग्राम था एरिया ऑफ सर्कल। हमें एरिया ऑफ सर्कल का एक प्रोग्राम करना हो, वो हम लोग कैसे लिख सकते हैं। इसी तरह से मैं एक न्यू प्रोग्राम और ले लेता हूँ, जिसमें हम कोई कंट्रोल स्टेटमेंट नहीं यूज़ करेंगे, सिंपल सा ही प्रोग्राम लिखेंगे। प्रोग्राम हम टाइम पीरियड हमने ले लिया सपोज 4 इयर्स के लिए।
फॉर्मूला लगाएंगे SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइड बाय 100। आपने देखा है कि पिछले प्रोग्राम में भी और इसमें भी हमने 3 वेरिएबल्स इसमें यूज़ किए हैं और 4 मतलब जिसमें जो हमने इनपुट के लिए किए हैं। SI हमने एक वेरिएबल लिया है जो आउटपुट के लिए लिया है। तो हमने इनमें से किसी भी वेरिएबल को कोई वेरिएबल को कोई डाटा टाइप असाइन नहीं की है। पाइथन में आप जैसी वैल्यूज वेरिएबल को असाइन करते हो उसकी डाटा टाइप वैसे ही कंसिडर हो जाती है। प्रोग्राम को इसको सेव कर लेते हैं। temp2 के नाम से मैंने इसको आप पाइथन में छोटे छोटे से कोई भी थर्ड वेरिएबल ले लेते हैं। temp इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू temp और तो आउटपुट में आप देख पा रहे हैं फर्स्ट मैंने a की वैल्यू प्रिंट की थी। a की वैल्यू 10 से 20 हो गई थी और b की वैल्यू 20 से 10 हो गई थी। प्रोग्राम और कंसिडर करते हैं जो यूजली फर्स्ट प्रोग्राम माना जाता है ज़्यादातर प्रोग्रामिंग सिखाते वक्त कि हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम हमें कैसे लिखना है। तो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम इन पाइथन हम लोग कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक कमेंट लिख देते हैं पाइथन प्रोग्राम में कुछ भी खास नहीं है, बस एक प्रिंट स्टेटमेंट लगानी है आपको। प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे, प्रिंट के अंदर आपको ये स्ट्रिंग लिख देना है। ऐसे इस छोटे से वीडियो में हम लोगों ने 4 प्रोग्राम्स देखे हैं, लिख के देखे हैं कि पाइथन में आप एक स्मॉल बेसिक प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हो, बेसिक कोडिंग कैसे कर सकते हैं। बेसिक्स क्लियर होने के बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे। पाइथन में आगे और भी बहुत कुछ है प्रोग्रामिंग में। तो ये मैंने अभी उतना ही बताया जितना आप लोगों को जैसे सी लैंग्वेज आप सीखते हैं या और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो एक जस्ट स्टार्ट देने के लिए, ताकि आपको वेरिएबल्स यूज़ करने आ जाएं। तो आज के इस वीडियो में पाइथन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम डिस्कस करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। कि पाइथन में आपको स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए आपको एक प्रोग्राम लिखना है, तो आप कैसे लिख सकते हैं। तो इसमें पहले देखते हैं स्क्वायर रूट होता क्या है। तो स्क्वायर रूट आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है कि अगर कोई नंबर मान लो 16 है तो उसका स्क्वायर रूट 4 होता है। तो अगर रिजल्ट को हम 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करें तो ओरिजिनल नंबर मिल जाए तो दैट मीन्स दैट इज़ अ स्क्वायर रूट। जैसे 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है तो 4 इंटू 4 करेंगे तो 16 हमें दोबारा मिल जाएगा। तो पाइथन में 2 वे हैं इसको कैलकुलेट करने के। एक तो हम ऑपरेटर यूज़ करें, दूसरा हम लोग स्क्वायर रूट SQRT फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो दोनों मेथड से हम लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं। पहले मैं आपको टेक्स्ट
पाइथन के एडिटर में जाने से पहले, IDLE में जाने से पहले एक वर्ड पैड पे प्रोग्राम टाइप करके दिखा रहा हूँ, ताकि थोड़ा आपको विजिबल भी रहे कि प्रोग्राम का जो हम लॉजिक लिखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने एक n वेरिएबल ले लिया, उसमें हमने दिया है इनपुट एंटर अ नंबर की वैल्यू को इनपुट करने के लिए हमने एक मैसेज भी दे दिया और नंबर की टाइप ले ली हमने, डाटा टाइप n की इंट ले ली है। नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा m इज़ इक्वल टू n और 2 बार स्टार ऑपरेटर लगाया है 0.5। तो ये क्या करेगा, n की जो पावर, एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर है, किसी भी चीज़ की पावर जब हाफ होती है तो इसका मतलब आप उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर रहे हो। तो आपने n की पावर 0.5 कर दी है, तो इसका मतलब आप n की जो भी वैल्यू इनपुट करोगे उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट होके यानी उसकी पावर हाफ हो जाएगी, तो आंसर m में स्टोर हो जाएगा। फाइनली अब मैंने आगे दिया एक प्रिंट स्टेटमेंट जिसमें हमने दिया है स्क्वायर रूट ऑफ n, जो भी नंबर हमने इनपुट दिया है, जो भी आप इनपुट करोगे, और उसके बाद हम m की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। तो जिससे क्या होगा, आपने मान लो जब आप प्रोग्राम रन करोगे, अगर आप 16 सप्लाई करते हो तो 16 n रहेगा और m में आपका 4 आके स्टोर हो जाएगा। तो स्क्रीन पर आप देख पाओगे स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज़ 4। और इसी तरह से ये आपका जो लॉजिक है वो इंटीजर नंबर के लिए था, आप फ्लोट नंबर के भी स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको इनपुट के में जब मैंने लिखा था n इज़ इक्वल टू इंट, वहाँ पे इंट की जगह पे फ्लोट लिखना है, बाकी लॉजिक बिल्कुल सेम रहेगा। तो इस तरह से आप स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर की हेल्प से। अब आगे देखते हैं, अगर आपको ऑपरेटर नहीं यूज़ करना, इनबिल्ट मेथड यूज़ करना है, फंक्शन यूज़ करना है, तो SQRT नाम का एक मेथड भी है, फंक्शन भी है पाइथन में। तो उसको यूज़ करने के लिए हमें ऊपर सबसे पहले लिखना होता है इम्पोर्ट मैथ। तो उसके बाद आपको जो मैंने सेकेंड लाइन लिखी थी उसमें मैंने ऑपरेटर हटा दिए हैं, मैंने लिखा m इज़ इक्वल टू मैथ डॉट SQRT, यानी मैथ मॉड्यूल में से SQRT फंक्शन को कॉल किया है और इनपुट दे दिया हमने n, जो भी रीड किया था। तो पहली लाइन में हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे मैथ को, तो उसके बाद सेकंड लाइन में n को रीड किया है, थर्ड लाइन में m कैलकुलेट किया है, SQRT फंक्शन यूज़ किया है, और उसके बाद हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया। तो इस तरह से आपका n का स्क्वायर रूट कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम IDLE में आ गए हैं। इसी प्रोग्राम को हम IDLE में टाइप करके भी देखेंगे कि जो लोग बात मैंने बोली है वो ऐसा होता भी है कि नहीं। तो पहले मैं इनिशियली एक कमेंट स्टेटमेंट दे देता हूँ जिसमें मैं प्रोग्राम के टाइटल को टाइप कर रहा हूँ। उसके बाद प्रोग्राम में वही लाइंस जो मैंने अभी डिस्कस की थी, आपको एक वर्ड पैड के एडिटर पे दिखाया था थोड़े से बड़े अक्षरों के साथ, बड़े फ़ॉन्ट में। तो अभी इसको हम IDLE में भी देखते हैं। तो सारा प्रोग्राम 3 लाइंस का जो प्रोग्राम था हम एज इट इज़ इसमें टाइप करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए, इसको देखते रहिए, और इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई प्रोग्राम और हो जो आपको चैनल पे ना मिल रहा हो या आप पर्टिकुलर कोई प्रोग्राम हो तो वो भी आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने इसमें फिर से वही 3 लाइंस टाइप करेंगे हम लोग, पहले n को रीड करने के लिए, फिर m कैलकुलेट करने के लिए, और फिर m की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। तो हमारा जो ये प्रोग्राम है स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इन पाइथन, तो इसमें हमने 2 तरीके से किया है। एक तो हमने एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर को यूज़ किया है, दूसरा हमने SQRT मेथड को यूज़ किया है। तो पहले हम एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर के साथ कर रहे हैं। इस प्रोग्राम को पूरा टाइप करने के बाद हम इसको रन करके देखेंगे, कुछ इनपुट दे के देखेंगे, 2 इनपुट दे के देखेंगे। जब भी आप किसी प्रोग्राम को रन करते हो तो आप हमेशा इनपुट वो दो जिसका आपको आंसर भी पता हो। जैसे हम 16 दे के देखेंगे तो हमें पता है 16 का जो आउटपुट है वो 4 आना चाहिए। कई बार क्या होता है कि यूज़र बहुत बड़ा इनपुट देता है, उसको आउटपुट का पता भी नहीं होता, तो आप इनिशियली 2 या 3 बार इनपुट ऐसी दो जिनका आपको आउटपुट पता हो। प्रोग्राम टाइप हो गया। अब इस प्रोग्राम को हमने a1.py से, पाइथन की एक्सटेंशन है, उससे सेव कर दिया। तो ये इस नाम से प्रोग्राम ऑलरेडी है, तो हम ओवरराइट कर देते हैं, पुराना प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। अब इस प्रोग्राम को हम लोग रन करके देख लेते हैं और आउटपुट को चेक करेंगे। तो एंटर नंबर का मैसेज आ गया स्क्रीन पर, आप कोई भी नंबर दें। तो हमने नंबर दिया, उसके हिसाब से आप देखो उसके अकॉर्डिंग आउटपुट जनरेट हो गया। तो एक नंबर और दे के देखते हैं जिसका हमें स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना हो। अब एक दूसरा नंबर देते हैं और आउटपुट को चेक करते हैं। तो मैंने ये दोनों नंबर दिए हैं जिनका हमें इजीली आउटपुट पता था। इसके बाद हम कोई बड़ा नंबर दे सकते हैं।
तो अभी मैंने ये किया इंट के लिए। अगर आपको इनपुट फ्लोट लेनी है, रियल नंबर लेना है, तो आपको INT की जगह पे फ्लोट टाइप करना है। तो आप जो इनपुट है, आप जैसे 1.44, 2.56 कुछ भी इनपुट आप दे सकोगे। तो मैंने रिक्वायर्ड चेंज कर दिया। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं ऐसी इनपुट के लिए जिसमें डेसिमल पार्ट भी हो। तो मैंने एक इनपुट दिया, उसके अकॉर्डिंग आपकी आउटपुट स्क्रीन पर जनरेट हुई है। एक बार और रन करके देखेंगे एक नई वैल्यू के साथ में। अब इस प्रोग्राम को हम यूजिंग SQRT, वीडियो के शुरू के पार्ट में मैंने SQRT से भी किया था, SQRT मेथड के साथ करते हैं। तो SQRT मेथड के साथ करना हो तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, इम्पोर्ट मैथ। इम्पोर्ट मैथ के बाद प्रोग्राम की जो थर्ड लाइन है जिसमें मैंने एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर यूज़ किया है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, math.sqrt लिखेंगे। तो जिससे क्या होगा, SQRT फंक्शन है जो मैथ के मॉड्यूल में से इन्वोक हो जाएगा और जो भी आप इनपुट दोगे आउटपुट को जनरेट करके M में वो स्टोर कर देगा। तो मैंने रिक्वायर्ड चेंज कर दिया है। अब हमने SQRT लिख दिया है। अब चेंज करने के बाद एक बार सेव कर लेते हैं, फिर अब रन करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं अब इनपुट आप दोगे जो भी, उसके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट जनरेट होगा। तो एक सिंपल प्रोग्राम था आपका, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इन पाइथन। होपफुली आपको ये प्रोग्राम इजी लगा होगा। तो और भी इनपुट्स देके आप प्रोग्राम के आउटपुट को चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल इन पाइथन। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है और बिगिनर प्रोग्रामर्स का फेवरेट भी है। और कुछ जो बिगिनर लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी ये पूछा जाता है, वाइवा में भी पूछा जाता है। तो हम लोग इसको देखते हैं कैसे करते हैं पाइथन में। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का हम पहले फार्मूला लिख लेते हैं। एरिया का फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ के लिए मैंने 0.5 ले लिया है, बेस और हाइट। तो इसमें हमारे दो इनपुट रहने वाले हैं, बेस और हाइट इनपुट रहने वाला है। और एरिया हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो बेस को भी आप रीड करोगे और हाइट को भी रीड करोगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप 0.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जिससे एरिया कैलकुलेट होगा। तो हमारे इस गिवन प्रोग्राम में इनपुट्स रहेंगी जो बेस और हाइट रहेंगी और आउटपुट एरिया रहेगा। तो देखते हैं इसका कोड हम पाइथन में कैसे लिख सकते हैं। बहुत ही इजी प्रोग्राम है, बेसिक प्रोग्राम है ये। तो हम बेस को पहले रीड कर लेते हैं। तो मैंने बेस के लिए बेस वेरिएबल ही ले लिया है, वेरिएबल का नाम बेस ही लिया है। तो इसकी इनपुट स्टेटमेंट दे देते हैं बेस को रीड करने के लिए, एंटर बेस, बेस इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर बेस। इससे हमारा जो बेस ऑफ ट्रायंगल है वो हम रीड कर सकते हैं। फिर हमारा सेकेंड वेरिएबल हम लेंगे नेक्स्ट लाइन में हाइट का। तो हाइट को भी हम रीड कर लेंगे इंट इनपुट एंटर वैल्यू ऑफ हाइट के लिए, हाइट ऑफ द ट्रायंगल के लिए। तो दोनों वेरिएबल रीड होने के बाद हम लोग फार्मूला लगाएंगे एरिया का। तो इस तरह से जो बेसिक लेवल के प्रोग्राम्स हैं आप लिख सकते हैं। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो अब हमने बेस का भी लिख दिया इनपुट और हाइट का इनपुट भी लिख दिया है। अब हम एरिया का फॉर्मूला लिख लेते हैं। एरिया इज इक्वल टू 0.5 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इससे हमारा एरिया है जो वो कैलकुलेट हो जाएगा और फाइनली हम एरिया को प्रिंट कर देंगे प्रिंट स्टेटमेंट के साथ। तो ये बहुत ही बेसिक सा प्रोग्राम था पाइथन का, कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल इन पाइथन। अब इसी प्रोग्राम को हमने एक बार स्क्रीन पर तो देख ही लिया है, इसको हम रन भी करके देख लेते हैं। पाइथन के एडिटर में जाके IDLE में जाके
तो मैं आइडियली एडिटर ओपन कर देता हूँ जिसमें हम लोग ये प्रोग्राम को कॉपी पेस्ट करेंगे या दोबारा भी टाइप कर सकते हैं। तो आइडियली हमारा ओपन हो चुका है। फाइल में जाके हम लोग एक न्यू फाइल ले सकते हैं। तो पाइथन का जो सॉफ्टवेयर है, पाइथन की जो वेबसाइट है उस पर ईजिली अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका आइडियली एडिटर को यूज़ करके आप पाइथन के प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए होता, ये फ्री टू यूज़ है, पाइथन की वेबसाइट पे ईजिली अवेलेबल है। तो इस प्रोग्राम में मैंने शुरू में एक कमेंट स्टेटमेंट दे दिया जिसमें मैंने प्रोग्राम का टाइटल लिख दिया है। अब मैं एक इनपुट स्टेटमेंट दे देता हूँ बेस को रीड करने के लिए और एक हाइट को रीड करने के लिए। जैसा अभी मैंने एक टेक्स्ट एडिटर में टाइप किया था, MS वर्ड में टाइप किया था, अभी हम लोग पाइथन के IDLE एडिटर में ये प्रोग्राम को टाइप कर रहे हैं। तो फर्स्ट लाइन में हमारा आ गया बेस का स्टेटमेंट और अब हम सेकंड लाइन में इसी तरह से हाइट की स्टेटमेंट भी ले लेंगे कि हाइट को आपको रीड करना है। 2 इनपुट हो गई हमारी। तो इसी तरह से आप इनपुट्स को यूज़ करोगे एरिया के फार्मूला के साथ, एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट इंटू 0.5। तो इससे हमारा जो एरिया है वो कैलकुलेट हो जाएगा और इसको आप प्रिंट स्टेटमेंट से प्रिंट कर सकते हो। तो जब तक टाइप होता है तो हम लोग और बात भी कर लेते हैं। आप देखते रहे स्क्रीन पर इन प्रोग्राम्स को। इस तरह के और भी प्रोग्राम्स हैं हमारे चैनल के वीडियोस में, आप देख सकते हैं। और कोई भी और प्रोग्राम हो जो आपको पूछना हो तो वीडियो के कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं। तो हमने इसके पहले प्राइम नंबर्स, फिबोनाची सीक्वेंस, इस तरह के और प्रोग्राम भी अपलोड किए हुए हैं इस पर। तो एक ये बेसिक प्रोग्राम था, मैंने कहा चलो ये भी हमें डिस्कस करना चाहिए, तो इसलिए ही हमने ये प्रोग्राम उठा लिया है। क्योंकि बिगिनर को इस तरह के प्रोग्राम्स भी करने होते हैं। कई बार हम ज़्यादातर मैंने वीडियोस देखे हैं कि कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम्स को तो वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, लेकिन जो इस तरह के जो सिंपल प्रोग्राम्स हैं इससे रिलेटेड वीडियोस कम अवेलेबल रहते हैं। तो अब हमारा जो एरिया कैलकुलेट हो चुका है, अब एरिया को हम लोग प्रिंट कर लेते हैं। प्रोग्राम को सेव करते हैं। ठीक है, सेव करने के लिए हमें प्रोग्राम का एक नाम डिसाइड करना है और उसके बाद इसको सेव कर देना है। पाइथन के प्रोग्राम में जो एक्सटेंशन रहती है यूजुअली वो .py रहती है। अब हमने प्रोग्राम को रन किया, बेस और हाइट की वैल्यू को हमने रीड किया। आप देख पा रहे हैं एरिया हमारा कैलकुलेट होकर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो। तो इस तरह से आप डिफरेंट इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए इस प्रोग्राम को बार बार रन कर सकते हो, बेस और हाइट की वैल्यूज़ को चेंज कर करके। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी इनपुट दोगे उसके अकॉर्डिंग ही आउटपुट जनरेट होगी। अब इस प्रोग्राम को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हम ये भी चाहते हैं कि आप इसको यूजिंग फंक्शन भी करो। तो मैं एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन लेने वाला हूँ जिसमें हम लोग इस प्रोग्राम का को एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन के थ्रू लिखेंगे और इसको मेन प्रोग्राम में कॉल करेंगे, ताकि आपका जो फंक्शन के लिए जो हमारे यूज़र्स का हेजिटेशन रहता है कि फंक्शंस को यूज़ नहीं कर पाते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को, तो वो इसको कन्वीनियंस के साथ यूज़ कर सकें। तो मैंने इसमें क्या किया है कि एक फंक्शन डिफाइन कर दिया डेफ के साथ में और उसको इनपुट दे दिया है बेस और हाइट का b और h दे दिया है और रिटर्न में मैंने दे दिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यानी 0.5 इंटू b इंटू h। तो इससे क्या होगा हमारे प्रोग्राम में, मेन प्रोग्राम में जहाँ पे भी ये फंक्शन कॉल होगा तो 2 इनपुट आप जैसे ही सप्लाई करोगे तो ये कैलकुलेट करके आंसर को मेन प्रोग्राम में वापस भेज देगा। अब मेन प्रोग्राम में मैंने बेस और हाइट को रीड किया है और प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर में हमारे जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है इसका नाम लिख के और इसको दोनों 2 पैरामीटर्स में पास करूँगा। तो आप प्रिंट के अंदर भी फंक्शंस को, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को या लाइब्रेरी फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। तो मैंने प्रिंट के अंदर ही ये फंक्शन कॉल किया और 2 इनपुट दिए हैं। तो जैसे अब ये प्रोग्राम आप रन करोगे तो पहली स्टेटमेंट तो हमारी बेस और हाइट को रीड करने की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। जैसे ही ये थर्ड स्टेटमेंट पे आएगा, प्रिंट स्टेटमेंट पे, तो ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो हमने लिखा है उसको कॉल कर लेगा, बेस और हाइट की वैल्यू सप्लाई करेगा और आंसर यानी कि रिटर्न से आंसर हमारा मेन प्रोग्राम में वापस आएगा जो प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू प्रिंट होगा। तो ये था हमारा पाइथन का फंक्शन, यूज़र डिफाइंड फंक्शन टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इस तरह से आप और भी फंक्शंस लिख सकते हो।
तो अभी इस वीडियो में इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब एक और प्रोग्राम देखते हैं कि आपको एडिशन ऑफ टू नंबर्स करना है यूजिंग फंक्शन इन पाइथन। एडिशन ऑफ टू नंबर प्रोग्राम यूजिंग फंक्शन इन पाइथन। इसमें हम एक रिटर्न स्टेटमेंट का यूज भी देखेंगे कि रिटर्न फंक्शंस के साथ में हमें रिटर्न स्टेटमेंट हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। रिटर्न स्टेटमेंट क्या करती है, हमारे फंक्शन में जो भी आप कैलकुलेशन करते हो, अगर कुछ वैल्यू कैलकुलेट होती है उस वैल्यू को मेन प्रोग्राम में वापस भेजने के लिए हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो रिटर्न कीवर्ड यूज करना है और आपको ब्रैकेट में वो पैरामीटर लिखना होता है जो आपको मेन प्रोग्राम में वापस भेजना है। अब इस प्रोग्राम पे आ जाती है। सबसे पहले मैंने यूज किया डेफ। डेफ कीवर्ड है, फंक्शन का नाम ले लिया है सम। इसको दो पैरामीटर पास किया क्योंकि एडिशन ऑफ टू नंबर्स है तो मेन प्रोग्राम से दो वैल्यूज यहाँ पर आएंगी, पास होंगी। मैंने डेफ सम ए और बी दो वेरिएबल ले लिए, उसका कॉलन, और फंक्शन बॉडी के अंदर सी इज इक्वल टू ए प्लस बी लिखा है। तो ये क्या होगा, जो भी वैल्यू पास होंगी सी में वो ऐड होकर स्टोर हो जाएंगी। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट में लिखा है रिटर्न सी। तो सी का जो भी आंसर होगा वो मेन प्रोग्राम को रिटर्न होगा। अब यहाँ ये आपको ध्यान रखना है इंडेंटेशन का। तो देखो डेफ के बाद, डेफ जहां से शुरू है, अगली लाइन है जो आपकी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, उसके नेक्स्ट वाली रिटर्न सी, ये मैंने कुछ स्पेस के बाद टाइप किया है, ये इंडेंटेशन दिया है। अगर आप जहां से डेफ का डी स्टार्ट हो रहा है, अगर रिटर्न को वहां से शुरू करोगे तो ये फंक्शन का पार्ट नहीं मानी जाएगी और एरर स्लैश होगा। तो आपको जो जो स्टेटमेंट्स फंक्शन के अंदर देनी है वो इंटेंडेड स्पेस पर देंगे, लेफ्ट साइड कुछ ब्लैंक स्पेस आपको छोड़ने हैं। उसके बाद मैंने मेन प्रोग्राम शुरू कर लिया क्योंकि पाइथन में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है मेन लिखना है या कुछ लिखना है, डायरेक्टली आप कोडिंग शुरू करते हो। तो मेन प्रोग्राम मैंने इंडेंट स्पेस छोड़ दिया, अब लिखा x इज इक्वल टू 2, यानी इसका मतलब ये जो पार्ट है ये फंक्शन के अंदर नहीं है, यहाँ से मेन प्रोग्राम हमारा शुरू हो गया। मैंने x को वैल्यू दी 2 और y को वैल्यू दी 3। अब क्या होगा, x और y की वैल्यू को हम इस फंक्शन में ऐड, इसको यूजिंग फंक्शन ऐड करके देखेंगे। नेक्स्ट लाइन में लिखा है z इज इक्वल टू सम x कोमा y। अब क्या है कि सम हमारा लाइब्रेरी फंक्शन नहीं है, तो इसका कंपाइलर क्या करेगा पाइथन का कि सम फंक्शन को प्रोग्राम के अंदर ही सर्च करेगा, तो इसको प्रोग्राम के अपर सेक्शन में मिल जाएगा ये सम। तो x और y हमने पास किया, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। तो जो x की वैल्यू है वो ऊपर जो फंक्शन में a को असाइन हो जाएगी, जो y की वैल्यू है वो b को असाइन हो जाएगी। और हमारे फंक्शन के अंदर a प्लस बी होने के बाद रिटर्न सी से जो आउटपुट है वो आके z को साइन होगी। हमने लिखा है z इज इक्वल टू सम x कोमा y। तो जो भी आप पास कर रहे हो वो पास होने के बाद फंक्शन के पास चले जाएंगे, फंक्शन में कैलकुलेट होने के बाद वो आंसर मेन प्रोग्राम में यूजिंग रिटर्न स्टेटमेंट वापिस आ रहा है और फाइनली आके z में स्टोर हो रहा है। तो z में हमारा आंसर स्टोर्ड है। उसके बाद हमने z को प्रिंट कर लिया। तो ये था एक इजी सा एग्जांपल, ये समझने के लिए ही था कि फंक्शन को आप पाइथन में कैसे लिख सकते हैं, इसलिए मैंने ये सिंपल सा एग्जांपल दिया है कि एडिशन ऑफ टू नंबर्स, क्योंकि ये बेसिक प्रोग्राम सबको आता होता है। तो एडिशन ऑफ टू नंबर्स करके देखा, इस तरह से आप और भी बेसिक प्रोग्राम कर सकते हो। एडिशन ऑफ टू नंबर्स के साथ आप मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर या स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स, एरिया ऑफ अ सर्कल, इस तरह के प्रोग्राम्स है जो यूजिंग फंक्शंस आप लोग ट्राई कर सकते हो। अब मैंने एक प्रोग्राम और लिया है, फंक्शन टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग फंक्शन। ये एक प्रोग्राम लिखना है आपको, कैलकुलेट करना है फैक्टोरियल यूजिंग फंक्शन इन पाइथन। अब ये देखो, इसे फंक्शन की लेंथ मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी है कि फैक्टोरियल का लॉजिक दिया है पहले डेफ के बाद, और मेन प्रोग्राम में हमने एक्स नंबर को रीड कर लिया है और एक्स को हमने फैक्ट फंक्शन को पास किया। अब देखो ये कैसे काम करेगा, डेफ में लिखा है फैक्ट, फंक्शन का नाम क्या है यहाँ पे फैक्ट। तो आप फंक्शन का नाम कोई भी ले सकते हैं जो वैलिड हो आइडेंटिफायर नेम्स के रूल्स को फॉलो करके। तो डेफ के बाद दिया है फैक्ट। फैक्ट के बाद मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा है एन। एन एक पैरामीटर है जो पास होगा इसको कैलकुलेशन के लिए। तो हमारे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में ये वो वेरिएबल है जिसका हमें
फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। उसके बाद मैंने दिया i इज इक्वल टू 1। देखो मैंने इंटेंडेड स्पेस के बाद दिया i को थोड़ा स्पेस छोड़ के टाइप किया है। तो ये है हमारा लूप चलाने के लिए। i का लूप 1 से लेके n तक हमें चलाना है। इसमें हमने while लूप को यूज किया है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में। i इज इक्वल टू 1 दिया है और उसके बाद हमने दिया f इज इक्वल टू 1। f वो वेरिएबल है जिसमें हमारा फाइनली जो आंसर है फैक्टोरियल का वो स्टोर होगा, क्योंकि इसमें एक मल्टीप्लाई स्टेप है जो रिपीटेडली होना है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। इस तरह से इस स्टेप में आगे बढ़ना है। तो हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसमें ये बार बार जो मल्टीप्लाई इफेक्ट है जिसमें आके जो इंटरमीडिएट रिजल्ट है आके स्टोर होते रहे, उसके लिए हमने एफ लिया है। एफ को 1 इसलिए साइन किया है कि जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट ऑफ सीरीज करते हैं, फैक्टोरियल क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सीरीज है। 1 इंटू टू, मान लो आपको 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। अब 1 से लेके जिस नंबर तक जाना और जिस नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना होता है वहां तक के सारे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हो। तो एक तरह से आप प्रोडक्ट ऑफ सीरीज कर रहे हो। तो स्टेप को रिपीट करने के लिए हम मानते हैं कि पहले 1 से पहले भी एक 1 लगा हुआ है, क्योंकि किसी भी टर्म को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो ऐसे की ऐसे ही रहती है। इसलिए हमने एफ की इनिशियलाइज एफ को 1 किया है, क्योंकि हमने आगे दिया है वाई के अंदर एफ इज इक्वल टू एफ इंटू आई। तो फर्स्ट टाइम जब ये कैलकुलेशन होगी तो एफ को इनिशियल वैल्यू चाहिए होगी। नेक्स्ट इटरेशन में तो ये अपने वाई लूप की जो वैल्यू है उसी को ही उठा लेगा। तो मान लो आपने n की वैल्यू 3 या 4 पास की तो वाई लूप हमारा 4 टाइम्स चलेगा। फाइनली f में जो आंसर है फैक्टोरियल का वो स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हमने दिया रिटर्न f। रिटर्न f क्या करेगा, f में जो आंसर स्टोर्ड है फैक्टोरियल का उसको मेन प्रोग्राम में भेजेगा। ठीक है। अब देखो रिटर्न का r मैंने वाइल के w के साथ अलाइन किया है। अगर मैं इसको बिल्कुल i इज इक्वल टू आई प्लस 1 के i के नीचे लिखता तो रिटर्न वाइल के अंदर मानी जाती, क्योंकि रिटर्न हमें फाइनल आंसर रिटर्न करना है। तो इसमें भी आपको इंडेंटेशन का ध्यान रखना है कि रिटर्न जो है हमारी लूप के बाहर है। तो वाइल जहां से शुरू हो रहा है, वाइल का w, रिटर्न का r भी वहीं से शुरू होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, जो f की वैल्यू है जो आपने कैलकुलेट की है वो मेन प्रोग्राम में वापस चली जाएगी। अब मेन प्रोग्राम पे आते हैं। उसमें मैंने शुरू में दिया है प्रिंट एंटर नंबर। तो एक स्क्रीन पर ये मैसेज फ्लैश करने के लिए दिया है कि यूजर जब इसको रन करे उसे पता लग जाए उसे क्या करना है, तो उसके पास मैसेज आ जाएगा एंटर नंबर। और उसके बाद मैंने पाइथन की इनपुट स्टेटमेंट यूज की है x इज इक्वल टू इंट इनपुट। तो ये क्या करेगा, x की वैल्यू को रीड करेगा। x वो वेरिएबल है जिसका हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट लाइन में लिखा है z इज इक्वल टू फैक्ट ऑफ x। तो x जो भी रीड है हम उसको उसको पास कर रहे हैं फैक्ट फंक्शन को। तो पहले कंपाइलर देखेगा कि लाइब्रेरी में फैक्ट नाम का फंक्शन है तो नहीं है, तो पाइथन की लाइब्रेरी में फैक्ट फंक्शन नहीं है। अब ये मेन प्रोग्राम में देखेगा कि फैक्ट फंक्शन ऊपर कहीं लिखा हुआ है तो इसको ये मिल जाएगा, जो कि आपके प्रोग्राम में आप देख ही पा रहे हो। तो x की वैल्यू किसको साइन हो जाएगी, n को साइन हो जाएगी। तो फंक्शन अपनी कैलकुलेशन करेगा, फाइनली जो आंसर है वो मेन प्रोग्राम को रिटर्न करेगा और वो आंसर है जो हमारा जेड में आके स्टोर होगा। फाइनली मैंने प्रिंट किया है फैक्टोरियल इज इक्वल टू जेड। तो जो फैक्टोरियल है वो कैलकुलेट होके जेड में आ जाएगा और आपको जेड की वैल्यू प्रिंट कर देगी। ये था हमारा फंक्शन, फंक्शन टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर इन पाइथन। अब एक और प्रोग्रामिंग एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं फंक्शंस को और समझने के लिए। तो इन प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स में आप समझ पा रहे होंगे कि आपको फंक्शन डिफाइन कैसे करना है और फंक्शन को कॉल कैसे करना है और फंक्शन को वैल्यूज कैसे पास हो रही है और फंक्शन आंसर को मेन प्रोग्राम में रिटर्न कैसे कर रहा है। रिटर्न करने के लिए रिटर्न और फंक्शन को डिफाइन करने के लिए आपका डेफ कीवर्ड है और कॉलिंग के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं है, बस फंक्शन नेम को मेन प्रोग्राम में मेंशन करना होता है और उसे वो आर्ग्यूमेंट देने होते हैं जो आपने डिफाइन करते वक्त दिए थे। अगर आपने कोई नहीं दिया था, ब्लैंक ब्रेसिस दी थी तो नीचे ब्लैंक रखना है। अगर सिंगल वेरिएबल दिया है तो सिंगल वेरिएबल पास करना है, दो थे तो दो वेरिएबल पास करना है। तो डिपेंड्स। तो अब मैंने एक लिया है फंक्शन टू प्रिंट टेबल ऑफ अ नंबर। तो इसमें भी मैंने डेफ स्टेटमेंट यूज किया, डेफ, उसके बाद दिया है टेबल। टेबल मैंने फंक्शन का नेम ले लिया है और साथ में एक वेरिएबल पास किया है एन। एन वो वेरिएबल होगा जिसका हमें टेबल प्रिंट होना है। मान लो आपको 5 का टेबल प्रिंट करना है तो एन की वैल्यू क्या रहेगी, 5। तो लॉजिक क्या होता है, अगर आपको किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट करना है आप उस नंबर को 1 से लेके 10 तक जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं आप
वन एट अ टाइम उन सभी के साथ मल्टीप्लाई करते हो और इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को प्रिंट करते रहते हो। जैसे 5 इंटू वन इज 5, 5 इंटू टू इज 10, 5 इंटू थ्री इज 15, अप टू 5 इंटू 10 इज 15। तो मैंने वाइल लूप भी 10 तक का लगाया, आई की इनिशियल वैल्यू 1 दिया और वाइल लूप लगाया 10 तक का, क्योंकि 1 से लेके 10 तक के सारे नेचुरल नंबर्स को हमें n से मल्टीप्लाई करना है। वाइल की बॉडी देखो हमने शुरू की है, वाइल में हमने m इज इक्वल टू n इंटू आई लिखा है। n की वैल्यू मान लो 5 आती है तो i की इनिशियल वैल्यू 1 है, तो 5 इंटू वन इज 5, m में 5 स्टोर हो जाएगा। प्रिंट को मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया है, एक स्क्रीन पर प्रेजेंटेबल बनाने के लिए डायरेक्टली आप प्रिंट m भी लिख सकते थे, मैंने दिया है साथ में n। n क्या है, वो वैल्यू ले लेगा जो नंबर आपको प्रिंट करना है। जैसे आप बुक्स में देखते हो ना या कॉपीज पे लिखते हो 5 इंटू वन इज इक्वल टू 5, 5 इंटू टू इज इक्वल टू, तो कुछ उस तरह से पैटर्न प्रिंट करने के लिए थोड़ा इसको डेकोरेट किया है। आप डायरेक्टली m लिखो, i इज इक्वल टू आई वन प्लस वन लिखा है ताकि लूप बार बार चलता रहे। तो यहाँ भी वाइल के अंदर आपको इंडेंटेशन का ध्यान रखना है, कर्ली ब्रैकेट यूज नहीं है। तो m इज इक्वल टू n इंटू आई, प्रिंट स्टेटमेंट, और i इज इक्वल टू आई प्लस वन, ये सारी स्टेटमेंट हमारे वाइल के अंदर है। तो इसको वाइल के w से नहीं शुरू करना, आप वाइल के h से या थोड़े और स्पेस के साथ इसको टाइप कर सकते हो। अगर वाइल के साथ जिसको भी शुरू करोगे तो उसको वाइल के बाहर माना जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं हम मेन प्रोग्राम में। मेन प्रोग्राम में मैंने नीचे दिया प्रिंट एंटर अ नंबर, कि वो नंबर एंटर करो ये जिसका हमें टेबल प्रिंट करना है। तो x हमने वेरिएबल ले लिया जिसको हमने रीड किया है, x इज इक्वल टू इंट इनपुट, तो x वेरिएबल रीड होगा। उसके बाद मैंने फंक्शन को कॉल कर लिया, फंक्शन का नेम क्या है टेबल, टेबल को मैंने x पैरामीटर पास किया है। तो x की वैल्यू हमारे फंक्शन में किसको मिल जाएगी, n को मिल जाएगी। तो n के अकॉर्डिंग सारी कैलकुलेशन होगी और हमारा जो टेबल है वो प्रिंट हो जाएगा। इस प्रोग्राम में आपको ध्यान देना है कि मैंने इस प्रोग्राम में रिटर्न स्टेटमेंट यूज नहीं किया है। रिटर्न क्यों नहीं यूज किया है कि इसमें जो कैलकुलेशन है ना उसके इंटरमीडिएट सारे रिजल्ट प्रिंट करने हैं। एक रिटर्न स्टेटमेंट एक सिंगल वैल्यू को ही रिटर्न करके ला सकती है। अगर हम रिटर्न वाइल के अंदर लेंगे तो क्या आपका जो आउटपुट है वो जनरेट नहीं होगा, क्योंकि बार बार रिटर्न होगा और x एक सिंगल वेरिएबल, हमने नीचे जो वेरिएबल अगर हम ले y इज इक्वल टू टेबल ऑफ x में, तो y मल्टीपल वेरिएबल्स को होल्ड नहीं कर सकेगा। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए हमें रिटर्न नहीं करना, हमने फंक्शन के अंदर ही कैलकुलेशन करनी है और फंक्शन के अंदर ही प्रिंट स्टेटमेंट दी। जबकि पिछला जो प्रोग्राम था फैक्टोरियल का, उसमें हमें इंटरमीडिएट रिजल्ट बिल्कुल भी प्रिंट नहीं करने, फाइनल रिजल्ट प्रिंट करना है। इसलिए मैंने उसमें वाइल के बाद दिया था रिटर्न एफ, ताकि आपका जो एफ में कैलकुलेशन थी वो फाइनल जो आंसर है हमारा वो मेन प्रोग्राम में आके रिटर्न हो जाए।